आपके साथ जागृति। तो चलिए रुख करते हैं खबरों का। सीएम मनोहर लाल ने यमुनानगर के जगाधरी पहुंचकर पांवटा साहिब मार्ग में सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ का शिलान्यास किया। इस मौके पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, सांसद रतन लाल कटारिया समेत दूसरे नेता और अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि एक समय में जो शिक्षा मिलती थी उसके बदले शिष्य अपने गुरु को दक्षिणा देते थे, जिससे गुरुकुल का पूरे साल खर्चा चलता था। लेकिन आज शिक्षा में वहीं उन्होंने कहा कि इस प्रकार का सिस्टम बदल रहा है। वहीं पैसे देकर शिक्षा खरीदी जाती है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का सिस्टम बदल रहा है। सरकारी शिक्षा होने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है और अगर शिक्षा के साथ संस्कार नहीं है तो अशुद्धियां होती है। इसी के साथ सीएम ने कहा कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जो चिंता का विषय है, जिनके लिए सरकार और प्रशासन सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने यमुनानगर के जगाधरी पहुंचकर पांवटा साहिब मार्ग में सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ का शिलान्यास किया। है कि शिक्षा क्षेत्र के अंदर जो प्राइवेट संस्थाओं की रूप में संस्थाएं आगे बढ़ रही हैं, हमारी जो शिक्षा में प्रगति हो रही है उनमें बहुत बड़ा योगदान है उनका। तो आज मैं सम्राट मिहिर भोज नाम से जो गुरुकुल विद्यापीठ बनी है उनको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और शिक्षा क्षेत्र में इसी प्रकार से योगदान ये करते हैं। सब संस्थाओं के सामान्य शिक्षा के साथ साथ कुछ अन्य विशेष शिक्षा, संस्कार, नैतिक शिक्षा देने के कुछ अपने अपने प्रारूप रहते हैं। उसी में ये गुरुकुल शिक्षा है। तो गुरुकुल शिक्षा में सामान्य शिक्षा तो सब मिलेगी। साथ में हवन यज्ञ है, कोई योग की विद्या है या इस प्रकार से संस्कृत का जो पाठ्यक्रम है, ऐसे कुछ अलग प्रकार से करेंगे। बाकी इससे ज़्यादा विद्यापीठ के जो लोग हैं वो स्वयं बताएंगे। लेकिन क्योंकि मेरा जो संबंध गुरुकुलों से पहले से आया हुआ है, ये शिक्षा में नैतिक शिक्षा और संस्कारों की बात सामान्य शिक्षा के साथ साथ बहुत अधिक जोर देते हैं, जो कि आज की आवश्यकता है और करना चाहिए। 50% की हाजिरी पर खुलने चाहिए, बाजार शाम को 6 बजे बंद होने चाहिए। जितना आवश्यक है उतने गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। बहुत अधिक प्रतिबंध लगाते हैं तो जैसा पहली लहर में हमने देखा कि आर्थिक तौर पर भी एक प्रकार से सारा चक्र रुक जाता है और आर्थिक चक्र रुकने से सामान्य परिवार बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ये हमने पहले फेज में करके देख लिया है। और अब चूंकि जितना आवश्यक है उतना अपनी दूरी बनाकर रखें, मास्क लगा कर रखें, बाकी सब चीज़ों से बचाव के जो काम है वो उसमें प्रोत्साहन देना चाहिए। एकदम प्रतिबंध लगा करके चलना शायद वो सामाजिक व्यवस्था में चिंता का विषय है और हम जागरूकता अभियान भी इसमें चलाए हुए हैं और सरकार की ओर से जितने इंतजाम किए जाते हैं जगह जगह वो भी कर रहे हैं। और इस पर हमने जो एक टास्क फोर्स बनाई हुई है, नारकोटिक्स का जो सेल बनाया हुआ है, वो भी जगह जगह जहाँ भी इलीगल इस प्रकार की एक्टिविटी करते हुए नशीली चीज़ों के व्यापार में लोग मिले हुए हैं उनके ऊपर केस बनाते हैं, पकड़ते भी, बहुत सी चीज़ें पकड़ी भी हमने। ओम प्रकाश गांधी जी ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जिसकी बात उन्होंने की, तो उसी पे आधुनिकता भी होगी लेकिन संस्कार भी होंगे, प्राचीनता भी और नवीनता भी जो उन्होंने कहा है, बिल्कुल उसी पे ही इस प्रकार की एक शिक्षा दी जाएगी। और उसके लिए ओम प्रकाश गांधी जी और समाज के अन्य लोगों का प्रयास है कि इस प्रकार की शिक्षा दी जाए बच्चों को ताकि वो संस्कारवान बने। इस प्रकार के स्कूल बहुत खुलने लग रहे हैं और अब देश की जरूरत समझ रहे हैं और माँ बाप भी इसको जरूरत समझते हैं। और आजकल आप देखिए जहाँ एक बीच का दौर ऐसा था कि गुरुकुल में बच्चों की संख्या बेहद कम थी, लेकिन आज एक ऐसा दौर है कि गुरुकुल में एडमिशन लेना भी एक मुश्किल काम हो गया। वहीं अंबाला में धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इन सब पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई जा रही। एक ऐसा ही मामला और सामने आया है जिसमें एक कार एजेंसी ने ग्राहकों के साथ सरेआम धोखाधड़ी की। साथ ही उपभोक्ता से बात करने पर उन्होंने बताया कि गाड़ी के सीट कवर पुराने हैं और इन लोगों का कहना है कि वह उन्हें ड्राई क्लीन करके दे देंगे। उनका कहना है कि वह पुरानी गाड़ी क्यों ले, इस बात का उन्हें जवाब चाहिए। उन्हें साफ साफ यह कहा गया कि लॉकडाउन का टाइम है तो 6 बजे के बाद वो लोग एजेंसी में नहीं रुक सकते और सुबह आए 2 दिन से वो लोग ऐसे ही लगातार आ रहे हैं।
बुला लो जी। वो अंदर बैठे हैं, वो ये अर्ध गाड़ी की बात उसको कोई और ये लोग फिर भी बोल रहे हैं कि हम ड्राई क्लीन करके दे देंगे आपकी गाड़ी, फ्यूज उड़ा के दे देंगे। हम लोग क्यों ले पुरानी गाड़ी? सिर्फ इस बात का जवाब है। और हमें साफ साफ बोला गया है कि आप लोग एजेंसी से बाहर चले जाइए। अब लॉकडाउन का टाइम है, 6 बजे के बाद आप एजेंसी में नहीं रुक सकते, आपको सुबह आना होगा। अब हम लोग 2 दिन से लगातार आ रहे हैं यहाँ पे, हम किसके बेस पे बैठे हैं यहाँ पे? धोखा करा गया हमारे साथ, सुबह के बैठा रखे हैं, फोन करके बुलाया गया था, गाड़ी आपकी आती है। 254 किलोमीटर का हुई हमारे को दे रहे थे। उस गाड़ी में अंदर बीड़ी है, सिगरेट पी हुई है, सीटों के ऊपर दारू है या दही है, दूध है, वो क्या है वो गिरा हुआ है। वो गाड़ी कम से कम 3-4 दिन चली हुई गाड़ी है। कोई भी पानीपत से कह रहे हैं हम गाड़ी लेके आए हैं, पानीपत से 254 किलोमीटर गाड़ी नहीं चल सकती किसी की भी। दिल्ली से भी गाड़ी लेके आएंगे, दिल्ली से भी नहीं चल सकती 254 किलोमीटर गाड़ी। दिल्ली का टेम्परेरी नंबर पे मैं गाड़ी दे रहे हैं, हरियाणा के अंदर गाड़ी ले रहे हैं हम। चलो छोड़ो, वो कंपनी का मैटर है, हमें यूज करिए। 254 का हिसाब दो ना, पानीपत से 254 कैसे चल गई वो गाड़ी? हर गत्ते पे, हर विंडो के ऊपर गाड़ी के काले सकरात निशान पड़े हुए हैं, बीड़ी सिगरेटों के निशान, डस्ट इतनी है, कंबल गंदे हुए हैं। एक दिन में कोई गाड़ी इतनी गंदी नहीं हो सकती, 200 किलोमीटर में भी कोई गाड़ी गंदी नहीं हो सकती। आप इनके मीटर चेक कर लो, जितनी गाड़ियां शोरूम के अंदर खड़ी हैं, 5-7 किलोमीटर से ऊपर कोई गाड़ी नहीं है। हमारी गाड़ी कहां से आई है ऐसे 250 किलोमीटर चली, जो हमें पुरानी कार दे रहे हैं ये। वहीं अगली खबर करनाल से है, जहां प्रदीप हत्या मामले में आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर 3 दिन से परिजन पोस्टमार्टम हाउस में धरने पर बैठे हुए हैं, जिस पर पुलिस के समझाने के बाद परिवार ने शव को उठा लिया और 3 दिन के बाद अंतिम संस्कार कराने के लिए राजी हुआ। आपको बता दें कि प्रदीप हलवाई का काम करता था। उसने किसी टेंट हाउस के बर्तन नहीं दिए थे, जिसको लेकर विवाद छिड़ गया था, जिसके बाद प्रदीप को घर से बुलाकर 2 लड़के ले गए और उसके बाद उसके साथ मारपीट की। इलाज के दौरान उसके अस्पताल में मौत हो गई। हमने मांगे जो रखी थी प्रशासन के सामने, वो बातें हमारी मान ली गई है। इसलिए फिर जो भी परिवार ने जो निर्णय लिया, जो भी समाज के लोगों ने जो निर्णय लिया, हम उस निर्णय से सहमत हो गई, जो बॉडी को उठा रहे हैं। जो भी मांग थी कि उसकी जो वाइफ थी उसको नौकरी दी जाए और जो कंपनसेशन जो होता है और जो अपराधियों की जो गिरफ्तारी थी वो प्रशासन के द्वारा कर ली गई है। करनाल में जहां प्रदीप हत्या मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर 3 दिन से परिजन पोस्टमार्टम हाउस में धरने पर बैठे हुए थे, जिस पर पुलिस के समझाने के बाद परिवार ने शव को उठा लिया और 3 दिन के बाद अंतिम संस्कार करने के लिए राजी हुआ। बता दें, प्रदीप हलवाई का काम करता था। उसने किसी टेंट हाउस के बर्तन नहीं दिए थे, जिसको लेकर विवाद छिड़ गया था, जिसके बाद प्रदीप को घर से बुलाकर 2 लड़के ले गए थे। वहीं उसके साथ मारपीट की गई, जिसके बाद इलाज के दौरान उसके अस्पताल में मौत हो गई। तो ये पूरा मामला है करनाल का, जहां परिजनों ने 3 दिन बाद शव का अंतिम संस्कार करने के लिए राजी हुए। वहीं आपको बता दें, प्रदीप हलवाई का काम करता था और उसने किसी टेंट हाउस के बर्तन नहीं दिए थे, जिसको लेकर विवाद छिड़ गया था। वहीं अगली खबर पानीपत से है, जहां नहरी विभाग के रडार पर आए 4 मंदिर और 200 घरों को बचाने की गुहार लगाने के लिए आज सैकड़ों लोग शहरी विधायक के दरवाजे पर बैठ गए। कड़कती ठंड में छोटे छोटे बच्चों के साथ अपना आशियाना बचाने के लिए आसपास की महिलाएं भी वहां पहुंची। दरअसल धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि 35 सालों की अपनी जिंदगी जमा पूंजी लगाकर अपने घर बनाए थे, लेकिन प्रशासन और सरकार उन पर अन्याय करने पर तुली है। वहीं पीड़ितों का यह भी कहना है कि 4 मंदिर और 200 घरों को उजाड़कर क्या सरकार को यही है एक रास्ता मिलेगा। लोगों का कहना है कि ऐसे लोगों को उजाड़ने से तो अच्छा है कि इन्हें एक बार में मरवा दे। जब देंगे तो पूरी कर ले। हम जाटल रोड पे जिस शिव मंदिर है, शिव मंदिर के तोड़ने के लिए कल प्रशासन वहाँ पहुंचा हुआ था। तो हम ये कह रहे हैं कि मंदिरों को, मूर्तियों को रखने के लिए हमें कोई स्थान दें और शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं, कोई समाधान आकर के हमारे बीच में कोई समाधान ऐसा निकालना है। विधायक जी से बातचीत हुई है, मेयर साहब की
वहाँ कोई डेथ हुई है, शायद वो शमशान घाट में है, वो कह रहे मैं थोड़ी देर में वहाँ पहुँचा। कहना चाहेंगे जी प्रशासन से और माननीय विधायक जी से, जो ये हो रहा है अन्याय कर रहे हैं ये, क्योंकि जो 40-45 साल से लोग वहाँ बसे हुए हैं, जिन्होंने अपने पूरे जीवन की एक एक मेहनत करके एक एक ईंट जमाई हुई है, क्या सरकार को रास्ता वहीं से मिलेगा? 200 घर 4 मंदिरों को उजाड़ कर सरकार वहीं से अपना रास्ता बनाएगी? ये नियम तो है नहीं, अन्याय। क्योंकि ऐसा कहते हैं सर, कलयुग में जिसकी हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा। अब ये सरकार खुलेआम वही कर रही है, इसके हाथ में हम लोगों ने सबने मिलकर सरकार को बना दिया, लाठी इनके हाथ में दे दी। अब ये चला सकते हैं क्योंकि इनकी सरकार है, सत्ता में ये शासन में बैठे हुए हैं। लेकिन हमारा कहना यही है, बार बार फिर इनसे यही आग्रह करेंगे कि 200 घर 4 मंदिरों को ना उजाड़ें, ठीक है, और अगर उजाड़ना ही है तो मैं तो खुलेआम ये भी कह रहा हूँ जी, इनके सामने बैठे इन पे सीधे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे खबरों के साथ।